Good morning, students. Today I am going to explain you the first poem of your English textbook, that is The Dust of Snow. Okay, it is the very first poem and I am going to explain you this poem. Okay, so the title of the poem is Dust of Snow. Okay, what is the meaning of dust? Dust क्या होती है? धूल. ठीक है, Dust of Snow क्या हुआ? बर्फ की धूल. सो ये जो पोएम है, इस टाइटल को हम बोलेंगे बर्फ की धूल. ओके, सो इट इज अ वेरी शॉर्ट एंड सिंपल पोएम. बहुत सिंपल सी, बहुत शॉर्ट सी पोएम है. सिर्फ 2 ही पैराग्राफ की पोएम है. ओके, बट ये जो पोएम है, इसका जो मैसेज है वो बहुत बड़ा है. ठीक है, ये जो पोएम है ये अपने आप में छोटी बहुत है, लेकिन ये जो मैसेज दे रही है ना, दैट मैसेज इज वेरी बिग. और आज की जनरेशन के लिए तो ये मैसेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करना शुरू कर देते हैं. हमारे साथ कुछ भी होता है, वी स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिव. ओके, हम सब कुछ नेगेटिव करने लगते हैं. तो हमें ये सोचना है कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनको नेगेटिव ना लेके हमें उनको क्या करना है, उनको पॉजिटिव लेना है और अपनी लाइफ में हमें आगे बढ़ना है. ओके, सो डस्ट ऑफ स्नो इज अ वेरी शॉर्ट एंड सिंपल पोएम. It is written by Robert Frost. So the poet is Robert Frost and he was born on 16 March 1874. Now, without wasting time, let's move to the reading part of the poem. I'm going to read the poem. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and said some part of a day I had rued. ओके, बहुत छोटी सी पोएम है, 2 ही पैराग्राफ में है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, बहुत बड़ा मीनिंग है. ओके, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. द वे मीन्स जिस तरीके से. द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, एक क्रो है जिसने शूक किया. शूक मीन्स टू शेक. ठीक है, उसने कुछ शूक किया, कुछ मेरे ऊपर शेक किया. ठीक है, क्या शेक किया? द डस्ट ऑफ स्नो. क्या शेक किया? द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. कहां से शूक किया उसने? हेमलॉक ट्री से. सो पोएट क्या बता रहे हैं? द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. अब ये जो यहाँ पर क्रो है ना, हमें नहीं पता कि वो ट्री पर पहले से बैठा हुआ था, वो उड़कर आया है, वो उसको शिवरिंग हो रही थी, उसे कोल्ड फील हो रहा था, क्या फील हो रहा था उसको, हमें कुछ नहीं पता. हमें सिर्फ इतना पता है कि क्रो ने कुछ शूक किया. तो शूक क्या किया? ब्रांच ऑफ अ ट्री. उसने ब्रांच शूक करी, उसने ब्रांच को शेक किया, उसको हिलाया, और वो उसके हिलाने से जो एक्शन हुआ, वो क्या एक्शन हुआ है? जो द डस्ट ऑफ स्नो है, ठीक है, वो पोएट के ऊपर आकर गिरी. कौन से ट्री से गिरी? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. अब आपको ना इस पोएम में इस पैराग्राफ में 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है. 2 things you have to keep in mind. One is crow and one is hemlock tree. What is a hemlock tree? Hemlock tree is a poisonous plant or a tree with a small white flowers. Hemlock tree एक ट्री होता है, जहरीला पेड़ होता है, जिसके ऊपर व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं. ठीक है, और क्रो एक बर्ड है. ठीक है, ब्लैक बर्ड. हम लोग सब ब्लैक कलर को ना क्या मानते हैं? इनऑस्पिशियस मानते हैं. क्या मानते हैं हम ब्लैक कलर को? इनऑस्पिशियस. ठीक है, हम इसको इनऑस्पिशियस मानते हैं. ब्लैक कलर को. तो क्रो को यहाँ पे सिग्निफाई किया है किससे? इनऑस्पिशियस से. इवन अ हेमलॉक ट्री इज अ सिंबल ऑफ डेथ. ओके, इट इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ डेथ. And crow is an inauspicious creature या bird. ठीक है, तो जो पोएट है वो क्या सिग्निफाई करने चाह रहे हैं, वो क्या सिग्नल देना चाह रहे हैं हमको? दैट हिज डे इज नॉट गोइंग गुड. उनका जो दिन है वो अच्छा नहीं जा रहा है. समथिंग हैज हैपेंड विद हिम. उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उनका जो दिन है वो अच्छा नहीं जा रहा है. और उनको जो आगे सिग्नल भी मिले, जब वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे आकर खड़े हुए, तो उनको सिग्नल भी क्या मिला? एक क्रो जो ऑलरेडी नेगेटिविटी ब्रिंग आउट कर रहा है. फिर हेमलॉक ट्री है,
वो भी नेगेटिविटी ब्रिंग आउट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है, उनका जो आधा दिन है वो खराब जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो क्रो है और हेमलॉक ट्री है वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। तो पहले पैराग्राफ में हमें पोएट ये बता रहे हैं दैट ही इज नॉट हैप्पी, he is not in a good mood and he is feeling very depressed. Something has happened with him which is not good, which is not making him good. He is feeling very low. Okay, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. अब उनके साथ एक एक्शन हुआ। क्या एक्शन हुआ? He was standing under a hemlock tree and what happened? Suddenly some eyes fall on him. वो एक पेड़ के नीचे खड़े हैं और पेड़ के नीचे खड़े होने के बाद क्या हुआ? क्रो आया, क्रो ने पेड़ को शूट किया और शूट करने से क्या हुआ? जो बर्फ थी वो उनके ऊपर आकर गिरी। तो वो एक एक्शन नेचर का उससे क्या हुआ? उससे पोएट का पूरे तरीके से जो मूड था वो चेंज हो गया। उनका मूड कैसा था? मैंने अभी आपको बताया, हिज मूड वॉज नॉट गुड, ही वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल। कुछ उनके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ, कुछ भी हुआ, ठीक है, ही वॉज नॉट हैप्पी, हमें ऐसा बताया नहीं गया है, बट हमें इतना पता है कि पोएट वॉज नॉट इन अ गुड मूड। सो हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। सो वो जो एक बर्फ, ठीक है, जो डस्ट गिरी उनके ऊपर, जो स्नोफ्लेक्स गिरे, ठीक है, किसके? स्नो के फ्लेक्स जो उनके ऊपर गिरे, उससे जो उनका आधा दिन जो था वो खराब होने से बच गया। सो दैट पार्ट हैड सेव्ड सम ऑफ हिज डे। वो जो एक स्नोफ्लेक उनके ऊपर गिरी है, उस स्नोफ्लेक के गिरने से जो उनका मूड है वो पूरे तरीके से क्या हो गया? चेंज हो गया। इट हैज चेंज फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स टू पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो गया। सो नाउ यहाँ क्रो और हेमलॉक ट्री को हमने सिंबलाइज किया था नेगेटिविटी से, ठीक है, बट पोएट ने उसी नेगेटिविटी से क्या किया है? He has changed his mood. उनका जो मूड था, जो बहुत नेगेटिव चल रहा था, क्रो से ही उनको क्या हुआ? उनके ऊपर स्नोफ्लेक गिरी। तो हम जो अपनी लाइफ में जो सुपरस्टिशियस थिंकिंग रखते हैं ना, अंधविश्वास, कि बिल्ली रास्ते से निकली, हमारे आगे से निकली, तो हमारा जो आगे का काम है वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, ठीक है। शुभ अशुभ जो हम चीजें मानते हैं वैसा हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्यों? कभी कभी जो नेगेटिव चीजें होती हैं दे कैन ऑल्सो गिव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन अवर लाइफ। हमारी लाइफ में कभी भी वो चीजें हमें क्या दे सकती हैं? पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकती है। सो यहाँ पर पोएट क्रो की जगह पैरट ले सकते थे, पिजन ले सकते थे, पिकॉक ले सकते थे, कोई भी ऐसा बर्ड ले सकते थे जिसकी आवाज अच्छी है, जिसका लुक अच्छा है, बट पोएट ने क्यों लिया क्रो? क्यों क्रो लिया? बिकॉज ही वॉन्ट टू रिमूव द थिंकिंग अबाउट सुपरस्टिशियस, जो हम सुपरस्टिशियस थिंकिंग रखते हैं, अंधविश्वास वाली, शुभ अशुभ मानते हैं, वो सब हम अपने दिमाग से निकाल दें। इसी तरीके से हेमलॉक ट्री लिया। हेमलॉक ट्री पॉइजनस ट्री है और मैंने बताया इट इज ऑल्सो सिंबल ऑफ डेथ, सिंबल है डेथ का, ठीक है। पोएट इसकी जगह कोई और भी ट्री ले सकते थे, मैपल ट्री, ओक ट्री, ठीक है, कोई कुछ भी ले सकते थे, बट उन्होंने कौन सा ट्री लिया? हेमलॉक ट्री लिया। तो उन्होंने ये बताया है कि कभी कभी जो नेगेटिव चीजें, हम नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में ले आते हैं ना, वो नेगेटिव चीजें हमें नहीं लानी चाहिए। हमें हमेशा हर सिचुएशन में कैसा रहना चाहिए? पॉजिटिव रहना चाहिए। और उन्होंने एक चीज और बताई है, नेचर हैज एन एबिलिटी टू क्योर योर थिंकिंग। नेचर के अंदर इतनी क्षमता है कि जो हमारे अंदर जो नेगेटिविटी भरी हुई है वो उसको क्या कर सकता है? हमारे अंदर से निकाल सकता है और हमको क्या प्रोवाइड कर सकता है? पीस ऑफ माइंड, हमको पीस ऑफ माइंड दे सकता है। ओके, सो यहाँ पर रूट का मतलब है हेल्ड इन रिग्रेट। हेल्ड इन रिग्रेट मीन्स उनको पछतावा हो रहा है कि उन्होंने अपना आधा दिन क्या किया है? खराब कर दिया है। किसमें? पुरानी बातों को सोच के या उनके साथ जो भी कुछ हुआ उसके बारे में सोच के। बट एक नेचर के एक एक्शन से उनका जो आधा दिन है वो क्या हो गया है? वो पॉजिटिव हो गया है, वो इम्पैक्टफुल हो गया है। अब जो उनके माइंड में जो कैसी थॉट्स आ रही थी, नेगेटिव थॉट्स आ रही थी, वो सब कुछ उनके माइंड से चली गई है। सो यू अंडरस्टूड द पोएम? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। समरी।
So the poet says that once he was in a sad depressive mood and was standing under a hemlock tree. So poet was very sad, he was not at happy and he was not at all happy, बिल्कुल खुश नहीं थे. और वो कहाँ खड़े थे? He was standing under a hemlock tree. A crow sitting on the same tree shook off the dust of snow, that is small particles of snow that remain on the surface after the snowfall on the poet. So in the poem the season is winter, winter का season है. ओके तो ये हम इमेजिन कर सकते हैं क्योंकि स्नो दिख रही है, स्नोफॉल है, तो दैट मीन्स द सीजन इज विंटर. तो विंटर का सीजन है और क्या हुआ है कि एक क्रो ने क्या किया था, पेड़ को शूक किया था और उसकी जो डस्ट थी वो पोएट के ऊपर आके गिर गई. और ये सिंपल एक्शन जो है, इस सिंपल एक्शन ने पोएट का जो मूड है वो पूरी तरीके से चेंज कर दिया. और पोएट को ये भी रियलाइज हुआ कि अब उनको जो अपना रेस्ट ऑफ द डे है वो उसको कुछ पॉजिटिव करने में यूटिलाइज करना है, अपना दिन उनको कुछ पॉजिटिव करने में निकालना है. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. मैसेज, व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस पोएम? मैसेज बहुत जरूरी है, हर चीज हमें कुछ ना कुछ सिखाती है और ये पोएम भी हमें कुछ सिखा रही है. The message of the poem Dust of Snow by Robert Frost is that small, seemingly insignificant movements in nature or life can have a powerful impact on our mind and perspective. हम लोग सोचते हैं कुछ बड़ा होगा तब हम खुश होंगे, कुछ अच्छा होगा तब हम खुश होंगे. वो जो छोटे छोटे जो मूवमेंट्स है ना हमारी लाइफ में, हम उनको भूल जाते हैं. ठीक है, हम उनको एंजॉय नहीं करते हैं और उनको हम छोड़ देते हैं अपनी लाइफ में. बट ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको छोटे छोटे मूवमेंट्स को भी क्या करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए. ठीक है, यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू कम नेक्स्ट. ठीक है, तो जो मूवमेंट आज है लाइफ में, एंजॉय इट. ओके, even something as simple as snow falling from a tree caused by a crow can lift the poet's spirit and change the course of a bad day. सब कुछ परेशान चल रहे थे पोएट, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन एक क्रो के एक छोटे से एक्शन ने उनके मूड को पूरे तरीके से चेंज कर दिया और जो उनका आगे आने वाला टाइम था उसको और अच्छा कर दिया. ओके, द पोएम एनकरेजेस अस टू फाइंड ब्यूटी एंड पॉजिटिविटी इन unexpected places and remind us that even dark or unpleasant things like a crow or a hemlock tree can lead to something good. ठीक है, जो चीजें हमें अनप्लेजेंट लग रही है ना, ठीक है, वो चीजें कभी कभी हमारे को हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है. ठीक है, जैसे कि आजकल के स्टूडेंट स्ट्रगल नहीं करना चाहते, वो उनको स्ट्रगल वर्ड अच्छा नहीं लगता, उनको हर चीज जो चाहिए अभी चाहिए. ठीक है, विदाउट डूइंग एनीथिंग, उनको मेहनत नहीं करनी है. बट जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ना, तब तक आपको वो जो आपको चाहिए, जो आपका गोल है और उसके बीच का जो गैप है, वो आप लोग उसको समझ नहीं पाओगे कि आपको किस स्टेप पर कैसे चलना है. ठीक है, इन शॉर्ट द पोएम टीचेस अस टू अप्रिशिएट द लिटिल थिंग्स एंड टू से ओपन टू मूवमेंट्स ऑफ ग्रेस दैट कैन टर्न आवर डे अराउंड. तो पोएम हमें क्या सिखाती है कि हमें छोटे छोटे मूवमेंट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको सराहना चाहिए और हमें कैसे रहना चाहिए, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को अच्छा रखना चाहिए और हमें भी खुश रहना चाहिए. ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम. सो द राइमिंग पैटर्न ऑफ द पोएम इज the rhyming pattern of the poem is the way a crow. देखो राइमिंग पैटर्न के लिए हम लोग क्या देखते हैं, लास्ट वर्ड्स. ठीक है, हर लाइन के लास्ट वर्ड. क्रो, लास्ट वर्ड के लिए हमें देखना है क्रो, मी, स्नो, ट्री. ओके, सो क्रो, हम इसको क्या सिंबल दे देंगे, ए. मी, क्रो इज नॉट मैचिंग विथ मी, so we are going to give it B. Then snow, crow and snow matching, so we are going to make a pair. हम pair बना लेंगे, A A. Okay, me, tree, sound same आ रही है me और tree की, तो हम इसको क्या बना देंगे, B. Okay, so the rhyming scheme of the poem is A B A B. Understood what is the rhyming scheme? Okay, हम second paragraph की भी देख लेते हैं. Has given my heart a change of mood. So has given my heart
यहां पर हम क्या लिखेंगे वापस, ए. Mood, B. Heart and mood, they both are not having same sound. Okay, mood, B. Heart, part. Okay, heart and part having same sound. Same sound. Okay, so we are going to give it A. And rude, mood and rude, same sound is coming, same sound aa rahi hai, so we are going to give it B. So paragraph 1 rhyming scheme is ABAB and paragraph B rhyming scheme is ABAB. So rhyming scheme is same in the whole poem. So this is the rhyming scheme. Okay. Moving to the next, literary devices, और या हम इसको बोलते हैं figure of speech. Okay. सब poems में आपको figure of speech मिलने ही वाली है. Okay. तो figure of speech आपको अगर पता होंगे, so you can easily find out which figure of speech contains in which line. ठीक है, सब लाइन्स में डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है, फिगर ऑफ स्पीच होती है. सबसे पहली है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स. ठीक है, तो जहां रिपीटेशन होती है, किस चीज की रिपीटेशन होती है, रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड. कॉन्सोनेंट साउंड कौन सी होती है, 5 वॉवल्स को छोड़ दो तो सारे क्या है हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स ही हैं. ठीक है, जैसे कि इस लाइन में है has given my heart and saved some part. तो has heart. ओके, सो हैविंग सेम साउंड, ह की साउंड आ रही है. ठीक है, ह की साउंड आ रही है, तो ये क्या है, एलिट्रेशन, रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड. ठीक है, अब वो हो सकता है कि बिल्कुल बराबर में हो वर्ड्स, या हो सकता है कि अलग अलग हो, दूर दूर भी हो. ठीक है, जैसे कि ये दोनों तो दूर दूर हैं, बट सेकेंड लाइन में कैसा है, सेम सम, स. ठीक है, तो दिस इज योर एलिट्रेशन. एलिट्रेशन हमारे जो आपने टंग ट्विस्टर्स सुने हुए होंगे, टंग ट्विस्टर्स सुने हैं. ठीक है, बेटी बॉट अ बिट ऑफ बटर, बेटी बॉट अ बिट ऑफ बटर, तो इसमें बी 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 बी, बेटी बॉट अ बिट ऑफ बटर, इसमें किसकी, बी की साउंड क्या हो रही है, रिपीट हो रही है. तो हमारे जितने भी टंग ट्विस्टर्स होते हैं ना, दे आर अ वेरी फाइन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन. वो किसका एग्जाम्पल है, एलिट्रेशन का. अंडरस्टूड. ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर एसोनेंस. एसोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ द वॉवल साउंड. अभी हमने एलिट्रेशन पढ़ा, एलिट्रेशन क्या था, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड. और वॉवल्स कौन से होते हैं हमारे, vowels, yes, A E I O U. So it is the repetition of vowel sounds at the beginning, middle और end of the words in close proximity to each other. ठीक है, एसोनेस में क्या होता है, जो आपके vowel sound होती है ना, चाहे साथ साथ में हो चाहे थोड़ा दूर हो वर्ड्स. ठीक है, लेकिन साउंड vowel की ही आनी चाहिए, उसे बोलते हैं हम एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच. फॉर एग्जाम्पल, शू डाउन ऑन मी. ठीक है, सो शू डबल ओ डाउन ओ ऑन, तो ये हमारा क्या है, दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच ऑफ एसोनेंस. ओके, द साउंड ऑफ वॉवल ओ इज प्रोमिनेंट. ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि पूरी इस लाइन में ओ की जो साउंड है वो हमें बार बार क्या हो रही है, सुनाई दे रही है और रिपीट हो रही है. ओके, नेक्स्ट इज एंजैबमेंट. एंजैबमेंट, when the same sentence continues to the next line without the use of any punctuation mark, it is called enjambment. देखो, हमने पूरी पोयम अभी हम लोगों ने पढ़ी और उसमें हमने क्या देखा, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. इस पूरे पैराग्राफ में आपको कहीं भी फुल स्टॉप, कहीं पर भी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा कुछ दिखाई दिया, नहीं दिया. उसका मतलब होता है इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, एंजैबमेंट. ठीक है, कौन सी, एंजैबमेंट. एंजैबमेंट का मतलब होता है कि हम अभी सेंटेंस कंटिन्यू कर रहे हैं, हमारा सेंटेंस हमने लाइंस में ब्रेक कर दिया है, उसको इजीली क्या करने के लिए, समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए. ठीक है, तो पोएम को हमने राइमिंग स्कीम देनी थी, हमें पोएम को राइमिंग स्कीम देनी थी, इस वजह से हमने क्या किया, उसको ब्रेक कर दिया डिफरेंट लाइंस में. ठीक है, और इसलिए उसमें क्या नहीं है, कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो वो हमारी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, एंजैबमेंट. ओके, नेक्स्ट इज, तो ये जो पूरी पोएम है ना, इस पूरी पोएम में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, एंजैबमेंट. नेक्स्ट इज
मेटाफर। मेटाफर से तो आप लोग सब बहुत ज्यादा फेमिलियर होंगे, है ना। मेटाफर तो बहुत 5th 6th स्टैंडर्ड से ही हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या है मेटाफर? मेटाफर, कंपेयरिंग टू थिंग्स विदाउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। कंपेयरिंग टू थिंग्स विदाउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, कैसे वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं, लेकिन लाइक और एज का। लाइक और एज हम किस में यूज करते हैं? कौन सी फिगर ऑफ स्पीच में यूज करते हैं? कौन सी फिगर ऑफ स्पीच में यूज करते हैं हम लोग? सिमिली। हाँ, एग्जाम्पल, कंपैरिजन ऑफ स्नोफ्लेक्स विद डस्ट इन थर्ड लाइन। थर्ड लाइन में हमने स्नो को किससे कंपेयर किया है? डस्ट से, ठीक है। स्नो को डस्ट से, स्नोफ्लेक्स को। देखो डस्ट क्या होती है? धूल होती है, और स्नोफ्लेक्स हमने क्या बताई है कि बर्फ की धूल। तो हमने इन दोनों को क्या किया है? कंपेयर किया है, ठीक है। सो दिस इज मेटाफर। मेटाफर, कंपेयरिंग टू थिंग्स विदाउट यूजिंग एज एंड लाइक। इमेजरी, ये पोएम पूरी एक इमेजिनेशन है, ठीक है। अगर आपको बोला जाए आंख बंद करो और आंख बंद करके इमेजिन करो पूरे सीन को कि एक क्रो था, ट्री पे बैठा हुआ था, पोएट उस ट्री के नीचे खड़े हुए थे, एंड ही शूक द ट्री, एंड व्हाट हैपेंड? द snowflakes pour down on the poet. So you are going to imagine the whole scenario. पूरा जो आप सीन है वो क्या कर लोगे? इमेजिन कर लोगे। तो किसी चीज को इमेजिन कर लेना, दैट इज इमेजरी। द पोएट हैज गिवन द विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ द होल पोएम। विजुअल, जिसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं। विजुअलाइज मतलब हम उसको देख सकते हैं, उसको इमेजिन कर सकते हैं, हम उसको रिलेट कर सकते हैं, ओके। सिंबलिज्म, this is your next figure of speech. When something has been used as a symbol, symbol हमने यूज किया था, ठीक है। किसी को एक चिन्ह की तरह हमने यूज किया, जैसे कि हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री विच इज यूज एज अ सिंबल ऑफ डेथ। तो हेमलॉक ट्री को हमने बताया था वो क्या है? इट इज अ सिंबल ऑफ डेथ। एंड सेकेंड वन इज क्रो। क्रो हैज बीन यूज एज अ सिंबल ऑफ समथिंग इनऑस्पिशियस, कुछ अशुभ, ठीक है, जिसको हम अच्छा नहीं मानते हैं, ठीक है। तो सिंबलिज्म मतलब होता है कि जब हम किसी को एक चिन्ह दे देते हैं उसको बताने के लिए कि वो सही है या गलत है। सिनेक्डोकी, व्हेन अ पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज्ड टू रेफर टू द होल, ठीक है। हमने एक वर्ड लिया हमने, ठीक है, एक वर्ड लिया और उससे हमने पूरे सेंटेंस के बाद हमने बता दिया कि ये पूरा सेंटेंस किसके बारे में है। जैसे कि हैज गिवन माई हार्ट। हैज गिवन माई हार्ट, इसका मतलब ये नहीं कि पोएट ने अपना हार्ट निकाल के रख दिया और दे दिया, नो। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, या जो उनके साथ एक्शन हुआ है सिर्फ वो उनके हार्ट पर हुआ है, नहीं, उनकी पूरी फिजिकल अपीयरेंस पर हुआ है, उनकी पूरी बॉडी पर हुआ है। तो वो जो चेंज हुआ है ना, जो यहाँ पे हमने हार्ट जो यूज किया है, हैज गिवन माई हार्ट, जो हमने ये यूज की है, ये हमारी सिनेक्डोक है। मतलब हमने हार्ट को यूज किया है, रिप्रेजेंट किया है एज अ फुल बॉडी, ठीक है। क्योंकि खाली उनके हार्ट पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उनके पूरे हाव भाव पर, पूरी उनकी बॉडी पर, बॉडी लैंग्वेज पर, उनके बोलने पर, आगे सोचने पर, हर चीज पर क्या पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इंडिया वोन बाय 6 विकेट। अब यहाँ पे इंडिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अब इंडिया में तो डिफरेंट स्टेट्स हैं, ठीक है, तो सारे स्टेट्स को तो नहीं कर रहा ना। इंडिया को यहाँ पे इंडिया वोन बाय 6 विकेट्स, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? विकेट्स। कौन खेलता है क्रिकेट? इंडियन टीम, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडियन टीम को, ठीक है। सो हमने इंडिया वर्ड यूज किया, बट ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडियन टीम को, ठीक है। सो दिस इज योर सिनेक्डोकी, okay. So in the above line the poet mentioned that his heart was given a change of mood, but it is not only his heart but his entire self, पूरे अंदर उनकी अंतर आत्मा तक को उसने क्या किया है? पूरे तरीके से चेंज किया है। और किसने चेंज किया है? डस्ट ऑफ स्नो, ओके। सो आई होप आप लोगों को ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। हम लोगों ने इसमें इसका मैसेज भी पढ़ा, ठीक है, इसकी समरी भी पढ़ी और इसकी सारी फिगर ऑफ स्पीच भी हमने इसमें पढ़ी, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे।